बरसात का मौसम था। तेज बारिश अब थम चुकी थी और सिर्फ हल्की हल्की फुहारें गिर रही थी। आसमान में काले बादलों की धीमी गड़गड़ाहट पूरे माहौल को और भी रहस्यमयी बना रही थी। मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू हवा में घुली हुई थी। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में, जहां गिने चुने लोग ही रहते थे, सड़क किनारे बनी एक छोटी सी चाय की टपरी पर कुछ गांव वाले गर्मा गर्म चाय की चुस्कियों के साथ इस सुहाने मौसम का आनंद ले रहे थे। कोई खेती की बातें कर रहा था तो कोई पुराने किस्से सुना रहा था। तभी दूर कच्ची सड़क पर एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलता हुआ दिखाई दिया। उसे देखते ही टपरी पर बैठे एक आदमी ने मुस्कुराते हुए जोर से आवाज लगाई, अरे गोविंद काका, इधर आइए। कहाँ चले जा रहे हैं? आइए, हमारे साथ एक गर्मा गर्म चाय हो जाए। गोविंद काका धीरे धीरे टपरी की तरफ बढ़े और सबके बीच बेंच पर आकर बैठ गए। क्या बात है बेटा? कुछ नहीं काका, आज मौसम बड़ा सुहाना है। गर्मा गर्म चाय और आपकी संगत मिल जाए, इससे बढ़िया और क्या होगा। वैसे भी पूरे गांव में आपकी कहानियां बड़ी मशहूर हैं। अगर आज आपका मन हो तो हमें भी अपनी जिंदगी का कोई ऐसा किस्सा सुनाइए जिसे सुनकर हमारी शाम यादगार बन जाए। कहानी तो बहुत है बेटा, लेकिन एक कहानी ऐसी है जिसे याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज हमें वही वाली कहानी सुनाइए जिसे याद करके आज भी आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अरे छोटू, जरा गोविंद काका के लिए एक बढ़िया सी गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बना देना। अच्छा ठीक है बेटा, आज मैं तुम्हें वही घटना सुनाता हूँ, लेकिन पहले ही बता देता हूँ, ये कोई बनाई हुई कहानी नहीं है। ये सब मेरे साथ सच में हुआ था। आज भी जब उस रात को याद करता हूँ तो पूरे शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। ये बात आज से करीब 17 साल पहले की है। उन दिनों भी बरसात का ही मौसम था। मेरा खेत उस पहाड़ी के पास था जो गांव से थोड़ा दूर पड़ता था। बरसात के दिनों में जंगली जानवर अक्सर रात के समय खेतों में घुस आते थे और पूरी फसल बर्बाद कर देते थे। इसलिए मैं रोज शाम को अपने खेत पर चला जाता था ताकि फसल की रखवाली कर सकूं। मैं वहां एक छोटी सी मचान पर बैठा रहता था, कभी डिबरी जलाकर तो कभी टॉर्च की रोशनी में चारों तरफ नजर रखता था। लगभग रात के 10 या 11 बजे तक मैं घर वापस लौट आता था। कई दिनों तक सब कुछ बिल्कुल सामान्य चलता रहा। उस दिन भी मैं रोज की तरह शाम ढलते ही अपने खेत पर पहुंच गया था। शुरुआत में मौसम बिल्कुल शांत था, लेकिन जैसे जैसे रात गहराने लगी, आसमान का रंग बदलने लगा। काले बादलों ने पूरे आसमान को ढक लिया। मैं झोपड़ी के अंदर बैठा आसमान की तरफ देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि शायद आज जल्दी घर निकल जाना चाहिए। इसलिए मैंने झोपड़ी से नीचे उतरकर अपना सामान उठाया और धीरे धीरे घर जाने वाले कच्चे रास्ते की तरफ बढ़ने लगा। मैं अभी कुछ ही कदम चला था कि अचानक दूर कहीं से एक औरत के जोर जोर से चीखने की आवाज सुनाई दी। उसकी चीख इतनी दर्द भरी थी जैसे वह किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसी हो और अपनी जान बचाने के लिए मदद मांग रही हो। बचाओ, कोई है, मेरी मदद करो। रात के उस गहरे सन्नाटे में उसकी आवाज पूरे इलाके में गूंज रही थी। मैंने घबराकर चारों तरफ नजर दौड़ाई। तभी मेरी नजर खेत से कुछ दूर एक बड़े से पेड़ की तरफ गई। वहां अंधेरे के बीच मुझे एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। पहली नजर में ऐसा लगा जैसे कोई औरत पेड़ के नीचे बैठी हो। वह लगातार मेरी तरफ हाथ से इशारा कर रही थी, जैसे मुझे अपने पास बुला रही हो, लेकिन घने अंधेरे की वजह से उसका चेहरा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर वह कौन है और इतनी रात में उस सुनसान जगह पर अकेली क्या कर रही है। मेरे मन में एक अजीब सा डर बैठने लगा। मैंने बिना कुछ सोचे तुरंत पीछे मुड़कर घर जाने वाले रास्ते की तरफ कदम बढ़ा दिए। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं बिना पीछे देखे तेज तेज कदमों से घर जाने वाले कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। उस समय मेरे मन में बस एक ही बात चल रही थी, किसी भी तरह जल्दी से जल्दी घर पहुंच जाऊं। लेकिन मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस चीज से बचकर मैं वहां से निकल रहा था
वह मेरा पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। मैं कुछ दूर ही आगे बढ़ा था कि अचानक तेज हवा का एक जोरदार झोंका आया। हवा इतनी भयानक थी कि मेरे हाथ में पकड़ी छतरी छूट गई और देखते ही देखते हवा उसे अपने साथ इतनी दूर उड़ा ले गई कि कुछ ही पल में वह अंधेरे में कहीं गुम हो गई। मैं छतरी के पीछे भागते भागते एक खेत में पहुंच गया, जहां एक पुराने कुएं के पास एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसने पूरे सफेद कपड़े पहन रखे थे और उसके हाथ में भी एक लालटेन थी। वह बस मेरी तरफ देखे जा रही थी। मैं उसके पास गया और पूछा, बहन जी, क्या आपने मेरी छतरी देखी है? अभी तेज हवा उसे उड़ाकर इसी तरफ ले आई है। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, वह बस चुपचाप वहीं खड़ी रही। मैंने फिर पूछा, बहन जी, क्या आपने मेरी छतरी देखी है? वह हवा में उड़ती हुई इसी तरफ आई थी। लेकिन वह बूढ़ी औरत फिर भी कुछ नहीं बोली। तभी अचानक जोर जोर से बारिश होने लगी। वह बूढ़ी औरत मुड़ी और पास ही बनी एक छोटी सी झोपड़ी में चली गई। दरवाजे के पास पहुंचकर वह रुक गई और हाथ से मुझे अंदर आने का इशारा करने लगी। बारिश अब और भी तेज हो चुकी थी, इसलिए मैं भी उस झोपड़ी के अंदर चला गया। वो बूढ़ी औरत झोपड़ी के अंदर गई और एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर जाकर बैठ गई। उसके पास ही एक और पुरानी कुर्सी पड़ी थी। मैं भी जाकर उसी पर बैठ गया। मैंने उससे बात करने की कोशिश की। मैंने पूछा, बहन जी, आपका नाम क्या है? क्या ये खेत आपका है? और आप किस गांव की रहने वाली हैं? लेकिन उसने मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। वह बस चुपचाप सामने देखती रही। मैं पहली बार उस तरफ आया था, इसलिए मेरे मन में अजीब सा डर बैठ गया। मैं सोचने लगा कि कहीं ये कोई चोर उचक्कों का जाल तो नहीं, या फिर कहीं मैं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया। तभी अचानक वह बूढ़ी औरत अपनी जगह से खड़ी हो गई। पहली बार उसने कुछ कहा। उसकी आवाज़ इतनी अजीब और भारी थी कि उसे सुनते ही मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मेरा बेटा आ गया। मैंने तुरंत इधर उधर नज़र दौड़ाई, लेकिन वहां मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। इतना कहकर वह बूढ़ी औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी और सीधी झोपड़ी से बाहर चली गई। मैं कुछ देर तक वहीं कुर्सी पर बैठा रहा। काफ़ी समय बीत गया, लेकिन वह वापस नहीं आई। तभी अचानक मुझे बाहर से कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत धीमी आवाज़ में आपस में बातें कर रहा हो। मेरे मन में जिज्ञासा जागी। मैं धीरे धीरे उठकर झोपड़ी के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। मैं धीरे धीरे झोपड़ी के दरवाजे तक पहुंचा और बाहर झांक कर देखा। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र बाहर पड़ी, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वहां दो अजीब सी आकृतियां खड़ी थीं। उनमें से एक किसी जवान लड़के जैसी लग रही थी और दूसरी एक औरत थी। दोनों आपस में बहुत धीमी आवाज़ में कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन उन्हें देखकर मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि वो इंसान हैं। उनके चेहरे बेहद डरावने थे। उनकी हरकतें भी बिल्कुल सामान्य नहीं थीं। उन्हें देखते ही मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं, बाहर निकलूं या फिर चुपचाप इसी झोपड़ी के अंदर छिपा रहूं। मैं घबराकर तुरंत झोपड़ी के अंदर पीछे हट गया। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसकी आवाज़ मुझे साफ सुनाई दे रही थी। अब मुझे समझ आ चुका था कि वो तीनों कोई साधारण इंसान नहीं थे। मैंने बिना कोई आवाज़ किए झोपड़ी के चारों तरफ नज़र दौड़ाई। तभी मेरी नज़र पीछे की तरफ गई, जहां दीवार में एक टूटी हुई खिड़की थी, और अगले ही पल खिड़की से बाहर कूदकर पूरी ताकत से खेतों की तरफ भागने लगा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरे मन में बस एक ही बात थी, किसी भी तरह अपनी जान बचाकर घर पहुंच जाऊं। मैं पूरी ताकत से भागता रहा। रास्ते में मैं एक बार भी नहीं रुका और बिना पीछे मुड़कर देखे सीधे अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। चुपचाप अपने कमरे में गया और लेट गया। उस रात मेरी आंखों से नींद पूरी तरह गायब थी। बार बार वही डरावने चेहरे मेरी आंखों के सामने आ रहे थे। अगले ही दिन मेरी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि मैं पूरे 1 महीने तक बिस्तर से उठ भी नहीं पाया। गांव वालों को लगा कि शायद बारिश में भीग जाने की वजह से मैं बीमार पड़ गया हूँ। लेकिन मैं जानता था कि उस रात मैंने जो देखा था
उसी डर ने मुझे अंदर तक तोड़ दिया था। धीरे धीरे मैं ठीक तो हो गया, लेकिन उस रात की याद आज तक मेरा पीछा नहीं छोड़ पाई। आज भी जब उस घटना के बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और दिल की धड़कनें अपने आप तेज हो जाती हैं। और एक बात मैं आज भी पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ बेटा, अगर उस रात मैं वहाँ थोड़ी देर और रुक जाता तो शायद आज जिंदा तुम्हारे सामने बैठकर ये घटना सुना नहीं रहा होता। गोविंद वालों को काका लगा की बात कि खत्म शायद होते ही बारिश में चाय भीग की जाने टपरी की पर वजह से गहरा मैं बीमार सन्नाटा पड़ छा गया गया। हूँ। किसी लेकिन मैं के मुंह जानता से था एक शब्द कि तक उस नहीं रात निकला। मैंने जो देखा था सभी उसी लोग डर ने मुझे अंदर बस तक एक तोड़ दिया दूसरे का था। चेहरा देख रहे थे। धीरे बाहर धीरे मैं बारिश ठीक अब तो भी हो गया, लगातार हो रही थी लेकिन उस रात की और याद दूर आज तक मेरा आसमान पीछा में नहीं गूंजती छोड़ पाई। बादलों की आज गड़गड़ाहट भी जब उस घटना के मानो बारे में गोविंद सोचता काका हूँ की बात तो की मेरे रोंगटे गवाही खड़े दे हो रही जाते थी। हैं